सीरीज सर्किट को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज जो डीपीपी दिया है वो भी थोड़ा सा हमको डिस्कस करना है, तो भी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी कुछ टाइम में। ठीक है, उससे पहले एक छोटे से रिवीजन हो जाए अपना। तो भाई क्या क्या पढ़ा था हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में? तो सर अपने पास एक इंडक्टर है एल, एक कैपेसिटर है सी, और एक रेजिस्टर है आर। All three are connected in series across an AC source of voltage E equal to E naught sine of omega t। बराबर, ये हमने सर्किट डायग्राम देखा था। फिर हमने क्या बोला कि सर इस सर्किट में से लेट अस से जो इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेट अस से दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज आई। आई का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, and this current will be same for all three components. That means same current flows through inductor, capacitor as well as resistor। तीनों में सेम करंट पास होगा, जिसके वजह से तीनों का एक वोल्टेज बनेगा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? EL होगा। ठीक है, EL का वैल्यू क्या आएगा सर? EL विल बी I टाइम्स क्या रहेगा बच्चा लोग? XL। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या रहेगा? I टाइम्स क्या रहेगा? XC। और ER क्या रहेगा अपना? I टाइम्स क्या रहेगा बच्चा लोग? R। सही है, ये वोल्टेज हमने निकाला था। फिर हमने बोला कि सर इनका जो फेजर डायग्राम आएगा, फेजर डायग्राम, ठीक है, हमने फेजर डायग्राम भी डिस्कस किया था। ओके, तो फेजर डायग्राम में अपने को क्या मिला था? फेजर डायग्राम में अपने को क्या मिला था स्टूडेंट्स? ये देखो, सबसे पहला हमने बोला था कि भाई ये है अपना डायरेक्शन ऑफ करंट, बोलो कि नहीं? यस, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार। ये अपना रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, फिर हमने सारे वोल्टेज को प्लॉट किया था। सबसे पहला हमने प्लॉट किया भाई इंडक्टर को, तो इंडक्टर किधर आएगा? ऊपर की तरफ, बिकॉज इंडक्टर का वोल्टेज लीड करेगा, तो ये क्या हो गया भाई अपना EL। फिर हमने प्लॉट किया भाई करंट के लिए, तो करंट कौन से डायरेक्शन में आएगा भाई? नीचे। कैपेसिटर, सॉरी, कैपेसिटर का वोल्टेज कहां पे आएगा? नीचे, EC नीचे आएगा। और तीसरा जो हमारा ER है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हो गया भाई अपना ER। सही कि नहीं? ये हमारा ER हो गया, बरोबर। फिर हमने क्या अज्यूम किया सर? हमने एक बेसिक अजम्पशन पे काम किया, दैट लेट अस से लेट EL बी ग्रेटर देन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? EC। इफ EL इज ग्रेटर देन EC, तो ये जो EL और EC है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा लोग, इनका रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में आएगा सर? इनका रिजल्टेंट फिर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अरे हाँ ना, बरोबर ना, इनका रिजल्टेंट कहां पे आएगा? अपर डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा। तो वो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या रहेगा बच्चा लोग? EL माइनस क्या रहेगा? EC। और ये हमारा ER है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा अपना। ठीक है, इस डायरेक्शन में बैठेगा अपना ये रिजल्टेंट। हाँ, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा अपना ER। अच्छा, ये रिजल्टेंट का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था, ये है हमारा E, और ये एंगल कितना है भाई साहब? हमारा फाइ। तो हमने फाइंड आउट किया था E का वैल्यू, तो हमको E मिला था, E विल बी I टाइम्स क्या मिला था बेटा अपने को? Z। जहां पर Z को बच्चा लोग हम लोग क्या बुलाते हैं? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। इम्पिडेंस क्या होता है सर? इट इज द टोटल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ऑल थ्री कंपोनेंट्स टू द ऑल्टरनेटिंग करंट। कि तीनों ने मिलके जो कंबाइन अपोजिशन दिया है, कंबाइन मिलके जो अपोजिशन ऑफर किया है टू ऑल्टरनेटिंग करंट, उसी को बच्चा लोग हम लोग क्या बुलाते हैं? इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस की जो SI यूनिट होती है वो सेम एज रेजिस्टेंस रहेगा, एंड दैट इज ओम्स। अच्छा भाई, हमको इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या मिला था सर? Z का फॉर्मूला अपने को मिला है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मान लो XC का वैल्यू बड़ा हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा आपके हिसाब से? हाँ, XC माइनस क्या हो जाएगा? XL। आप समझने की कोशिश करो, अगर मेरा EL के बजाय EC बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा सर? ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा।
सबसे पहली बात, जो रिजल्टेंट ईएमएफ ऊपर आ रहा था वो रिजल्टेंट ईएमएफ नीचे आएगा, ये फर्क होगा। दूसरा सर, हमारा इंपेडेंस जो है वो एक्सएल माइनस एक्सी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल, ये हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ हमने एक फेज का फॉर्मूला ही पढ़ा था बच्चा लोग, tan फाई। tan फाई क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। और यहां पर हमने स्टडी किया कि सर क्योंकि ईएल बड़ा है ईसी से, देयरफॉर वोल्टेज विल लीड करंट बाय फेज फाई, बरोबर ना, ये डिस्कस किया था। आइए वापस से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, चलो केस डिस्कस करते हैं। तो वापस से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब आइए थोड़ा कुछ केसेस डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। केस वन, केस वन में अगर मेरा एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा, केस वन, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो ऐसे केस में जो tan फाई का वैल्यू है, जो tan फाई का वैल्यू है वो कैसा मिलेगा बेटा, अपने को पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज विल लीड करंट, वोल्टेज इट विल लीड करंट बाय हाउ मच, फेज फाई, एंड सर्किट बिहेव्स लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। ये भी ध्यान में रखना है, तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है यार, ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं यही एमसीक्यू में आ सकती हैं कि भाई अगर हमारा एक्सएल का वैल्यू एक्सी से बड़ा होगा तो tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब हमारा वोल्टेज जो है वो करंट को लीड करेगा, कितने फेज से, फाई के फेज से लीड करेगा। और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चा लोग, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर हमारा करंट आ जाएगा, ध्यान दो, यहां पर अपना करंट आ जाएगा, आए, ठीक है। यहां पर अपना क्या आ जाएगा बेटा, वोल्टेज आ जाएगा ई। और आप देख सकते हैं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय हाउ मच, फेज फाई। समझा, ये फेजर ऐसा बनेगा यहां पर। अच्छा, दूसरा केस पे आते हैं स्टूडेंट्स, आ जाओ दूसरे केस पर आते हैं, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या होगा, आप लोग समझ ही गए रहोगे, बताओ भाई, एनी गेस क्या होगा केस 2 में। हाँ, एक्सी विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सएल। अगर एक्सी बड़ा हो गया तो देखो ना, अगर ये वैल्यू मान लो 10 है और ये मान लो वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 10 कितना आएगा, -5। मतलब tan फाई का वैल्यू पॉजिटिव के बजाय क्या हो गया, नेगेटिव। तो हम यहां बोलेंगे कि tan फाई इज नेगेटिव, और tan फाई नेगेटिव है, इसका मतलब द वोल्टेज विल लैग करंट, वोल्टेज अब पीछे चलेगा, कितने फेज से भाई, फाई के फेज से, फाई के फेज से पीछे चलेगा। और यहां पर हम बोलेंगे कि सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट, लाइक अ कैपेसिटिव सर्किट। तो सर्किट जो है वो यहां पर कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऐसे बिहेव करेगा जैसे मान लो कैपेसिटर वाला सर्किट करता है। कैपेसिटर वाले सर्किट में भी कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। अच्छा, यहां पर फेजर डायग्राम क्या बनेगा बच्चा अपना, यहां फेजर डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि भाई करंट होगा यहां पर, हाँ करंट होगा भाई यहां पर आई, और वोल्टेज होगा यहां पर ई, और इन दोनों के फेज कितना रहेगा बच्चा लोग, फाई। तो करंट विल लीड वोल्टेज बाय फेज फाई। अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग केस के ऊपर, जिसको बहुत डिटेल में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है केस, सर केस 3 में क्या होगा ना, दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। अगर एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, एक्सी, अगर दोनों इक्वल है तो क्या होगा बच्चा लोग, तुम ही लोग बताओ मेरे को क्या होगा। tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फेज कैसा हो जाएगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, अरे tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, 0, बराबर ना। तो अगर यहां पे एक्सएल एक्सी सेम हो गया तो tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब फेज क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज।
भाई फेज डिफरेंस जीरो हो गया ना। अगर फेज डिफरेंस जीरो हो गया मतलब वो दोनों कौन से फेज में बेटा, सेम फेज। अब सोच के बताओ सेम फेज किसके लिए होता है, अरे तबीयत ठीक है गई, सबका तबीयत खराब करने आ गई अब। हाँ, टी शर्ट नहीं मिला ना तेरे को। हाँ चलो। हाँ, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो करंट एंड वोल्टेज किसके लिए सेम होता है, रेजिस्टेंस सर्किट के लिए। मतलब ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टर सर्किट की तरह। अब आप देख सकते हो ना कुछ कॉन्सेप्ट समझो यार, इंडक्टर वाला सर्किट हमने पढ़ा था तो वहां हमने देखा कि वोल्टेज लीड कर रहा है। कैपेसिटर वाला सर्किट हमने पढ़ा तो वहां बोल रहा है कि करंट लीड कर रहा है। और रेजिस्टेंस वाले पढ़ा था कि बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पर हम बोलेंगे कि भाई बोथ करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, तो सर्किट बिहेव्स लाइक और रेजिस्टिव सर्किट, मतलब ऐसे बिहेव कर रहे, जैसे मान लो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही हो बाकी कुछ ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो हमारा फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज कैसे चल जाएंगे भाई, सेम फेज में चल जाएंगे। और इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा डिटेल में। ठीक है, सुनो ध्यान सुनो। जब हमारा एक्सएल और एक्सी सेम हो जाए, इफ एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्सी, कब होगा ये जो एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, ये कब इक्वल होंगे ये लोग, कौन से केस में, कौन से कंडीशन में, तो वो कंडीशन हमको डिस्कस करना है। और उस कंडीशन का नाम है बेटा रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन को हम लोग क्या बुलाएंगे बेटा, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन क्यों बुलाते हैं, आइए थोड़ा समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एक्सेल जो है वो इक्वल टू एक्सी हो गया, जो एक्सेल है वो इक्वल टू क्या हो गया भाई, एक्सी। एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा इंटू सी। अब ओमेगा यहां ले लो, एल को नीचे ले लो, तो ओमेगा इंटू ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, 1 क्या आएगा एल सी। तो ओमेगा मुझे मिलेगा 1/रूट ऑफ एल सी। ठीक है, अब यहां पे ओमेगा मैं पुट करूंगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 1/रूट ऑफ एल सी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा अपने को 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। अब स्टूडेंट्स इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बुलाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्यों बुलाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सर देखिए इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, अगर हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुनिए भाई, अगर सोर्स का फ्रीक्वेंसी, एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी, अगर एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स यानी कि एफ, अगर वो इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाए, इफ दैट बिकम्स इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विच इज एफ आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आर, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के बराबर हो जाएगी तब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सी। जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तब हमारा जेड का वैल्यू क्या बनेगा, आइए फाइंड आउट करते हैं। सर जेड है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। अब एक्सएल एक्सी सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या मिलेगा, जीरो। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बचा, अंडर स्क्वायर आर स्क्वायर क्या रहेगा, आर। तो जेड का वैल्यू सिंपली क्या आ रहा है बेटा, आर। तो मतलब इस टाइम जेड जो है वो अपने सबसे मिनिमम वैल्यू पर है, और वो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या है बेटा, आर। अब बेटा जेड क्या था हमारा, इंपिडेंस। इंपिडेंस मतलब अपोजिशन, जब अपोजिशन कम होगा तो क्या करंट बढ़ेगा, यस। करंट उस टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा, यस। और क्योंकि करंट मैक्सिमम हो रहा है इसलिए इस कंडीशन को क्या नाम दिया बेटा, रेजोनेंस कंडीशन। ये सेम ऐसा रेजोनेंस आप लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स नहीं पढ़ने वाले हो, वहां पे भी एक कंडीशन आएगा रेजोनेंस कंडीशन। लेकिन वेव्स में क्या होता है, वहां पर रेजोनेंस कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यहां पर क्या मैक्सिमम हो रहा है बेटा, करंट मैक्सिमम हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बेटा, मैक्सिमम। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जिसका नाम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, Z मिनिमम हो जाएगा और करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, करंट बिकम्स मैक्सिमम, और हेंस इस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बुलाते हैं। एंड हियर द सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, मतलब यहां पर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऐसे बिहेव करेगा ऐसे मान लो इंडक्टर और कैपेसिटर है ही नहीं सर्किट में, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस का राज चल रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट और वोल्टेज चल रहे हैं। सर्किट ऐसा बिहेव करेगा जब एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग, एक्सी, और ये हमेशा एक्सएल इक्वल टू एक्सी नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही होगा, मतलब जब हम लोग एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इक्वल कर देंगे तभी एक्सएल इक्वल टू क्या होगा, एक्सी। स्टूडेंट्स ये देखो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ध्यान सुनो, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऑफ इंपिडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी या करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को, हाँ, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं करंट इन द सर्किट विथ फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है ग्राफ कैसा दिखेगा, ये ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में दिखेगा, मैं आपको बताता हूं, ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप में अपने को दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसा ग्राफ रहेगा, ऐसा ग्राफ रहेगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि करंट पहले धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम, और एक पॉइंट पे आने के बाद डिक्रीज हो रहा है, 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 क्या हो गया, जीरो। समझा, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये होगा बच्चा लोग, हाँ बोलो भाई बोलो, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये होगा जहां पे मेरी करंट मैक्सिमम होगी वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैं सपोज कर लो ग्राफ बनाऊं इंपिडेंस का, अब सोच के बताना मेरे को, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इंपिडेंस का वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एफ वर्सेस एजेड, तो सोच के बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा, एनी आइडिया, एनी आइडिया? बता चुका हूं, इनडायरेक्टली आंसर दे चुका हूं। अगर मैं Z और F का ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है, मिनिमम, तो बताइए ग्राफ कैसे बनेगा, बोलो 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 बोलो, हाँ तुम लोग सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, हाँ इसका उल्टा, ऐसे मिनिमम। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे Z का वैल्यू सबसे क्या रहेगा बेटा, मिनिमम रहेगा, तो यहां पर मेरा Z जो है वो मिनिमम रहेगा एट F इक्वल टू एफ आर, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू किसके है भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, द वेरिएशन ऑफ Z विथ फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट इट डिक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी एंड देन इट इंक्रीजेस, ऐसा क्वेश्चन आएगा। If the frequency of source is varied, the impedance of circuit will, option number 1 increases, option number 2 decreases, option number 3 first decreases then increases, option number 4 first increases then decreases, ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने को। तो देखो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, इसी के ऊपर घुमा फिरा के वो लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि सर इंपेडेंस फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, और डिक्रीज होकर मिनिमम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की खासियत यह है कि सर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में इंपेडेंस सबसे कम हो जाता है और करंट जो है सबसे मैक्सिमम हो जाता है। यह हमारा इंपेडेंस की कहानी है, रेजोनेंस कंडीशन की कहानी है। ठीक है, इसी के ऊपर बहुत सारा अपने को क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। ठीक है, समझा अपने को? तो आप लोग ने लास्ट कहां से पे छोड़ा था, लास्ट कहां पे छोड़ा था हमने, tan 5 पे छोड़ा था ना, हाँ तो ये शुरू करो, केस 1 केस 2 केस 3 से शुरू कर लो।